हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड लैब स्टैंड की चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु संरचना देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको बेसिक्स टर्म्स एंड लॉजिक बताया था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लोगे और वो जो मैंने उसमें बताया वो उतना कर लोगे तो आगे की जितनी भी वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ईजी होगी समझने के लिए। ठीक है, आपको ईजी सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो आपका चैप्टर है ये आपका क्लास 9th में भी था और क्लास 10th में भी था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जो टॉपिक कॉमन मिलेंगे मेरे को, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको 9th और 10th में, वो मैं स्किप करता रहूँगा और बता भी दूंगा कि हाँ ये मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लोगे। ओके, 9th और 10th इसमें भी केमिस्ट्री है, 4 चैप्टर यहाँ है, 4 चैप्टर यहाँ है। ये दोनों मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको भी, अगर आपने इनको नहीं किया तो ये भी कर लेना, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें 9 से लेकर 12 तक, ठीक है, पूरा सिलेबस दे रखा है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरा 9 से लेकर 12 तक। ओके, तो आपको पूरा करना है, 9th भी करना है, 10th भी करना है, 11th भी करना है, 12th भी करना है, सब करना है। ठीक है, 9th और 10th करवा दिया मैंने, 11th और 12th कर रहे हैं हम। ओके, तो देखिए आज हम करेंगे परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, अपने जो सिलेबस में जितने टॉपिक दे रखे हैं उनको कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इस जो चैप्टर में जितना भी आपके सिलेबस में दे रखा है, जो पॉइंट दे रखा है, पहले वो दिखा देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है लैब स्टूडेंट का, और ये है केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, इस और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। कहाँ पे करवाया है? 9th और 10th में करवा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डाल्टन की थ्योरी, ये करवा दिया मैंने आपको। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करवा दिया लेविजियर का, और एक वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट पे आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, मोलर मास, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवाया हुआ है 9th और 10th में। ठीक है, तो वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हो। पहला टॉपिक, जो पहला चैप्टर है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी करवा दिया। हम कर रहे हैं ये वाला चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड में देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की खोज देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैसे तो मैंने इसे ऑलरेडी बता दिया था आपको 9th में, लेकिन हम देख लेंगे एक बार। आइसोटॉप, आइसोबार के बारे में देखना है। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सब सेल। ओके, पहले इतना देखते हैं। ओके, फिर बाद में जब इतना कर लेंगे हम, फिर सिलेबस पे आएंगे, फिर उसके आगे देखेंगे डी ब्रोगली से। सबसे पहले हम इतना करते हैं कवर। ओके, सबसे पहले देखते हैं परमाणु के मूल कण कितने होते हैं? 3 ही होते हैं मूल कण परमाणु के। एटम के कितने होते हैं? 3। और ये जो लिखा हुआ है आपको नोट जो मिलेगा वो आपको हिंदी में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आएगा। जो हेडिंग है उसे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, और जो हार्ड वर्ड है हिंदी के उसे भी मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, तो इंग्लिश वालों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो समझना चाहते हैं तो ईजिली समझ जाएंगे, अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ पे वो बहुत सारे बहाने निकालेंगे कि हाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस समझना है। आपके पास वहाँ तो MCQ आएगा, वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है। आपने अगर चीज़ें समझ लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन ये होता है और ये होता है उसमें, तो वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा परमाणु के मूल कण। कितने मूल कण होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? E होता है। ठीक है, प्रोटॉन का क्या होता है? P होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? N होता है। ओके, मास की बात करें AMU में, AMU है। ठीक है, और ये है ग्राम में आपका मास। ठीक है, तो मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, इन तीनों में सबसे कम होता है। ठीक है, 0.0055 AMU। ठीक है, प्रोटॉन का कितना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है। ठीक है, 1.00728 AMU प्रोटॉन का हो गया, और 1.00867 AMU न्यूट्रॉन का हो गया। अगर हम केजी या फिर ग्राम में बात करें, ये तो ग्राम में, अगर आपको केजी में करना है तो 10⁻³ और ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसे केजी में करना है तो 10⁻31 हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻21 ग्राम। ठीक है, ये होता है, ये आपको याद रखना है। ये वाला पूछा जाता है, AMU वाला तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है ग्राम में या फिर केजी में पूछा जाता है। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैंने क्या बोला? सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और केजी में पूछूं तो कितना हो गया? 27 हो जाएगा यहाँ पे बस। ओके, तो ये था कुछ बेसिक। आगे चलते हैं।
ये हमने सिलेबस देखा था, सिलेबस में हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी बताना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखते हैं कैसे हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या फिर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड किरणें भी बोलते हैं इसको। कैथोड किरणें क्यों बोलते हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, एक ट्यूब लिया, एक परिनालिका लिया। ठीक है, एक साइड हमने कैथोड लिया, एक साइड हमने एनोड लिया। ठीक है, और नीचे हमने क्या लगा दिया, हाई वोल्टेज लगा दिया। ठीक है, हाई वोल्टेज इसमें प्रोवाइड करेंगे इस ट्यूब में। ओके, और हाँ सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे टॉमसन ने किया था। ये किसका, ये जो प्रयोग कर रहा है कौन कर रहे हैं, जे टॉमसन कर रहे हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने। कैसे की थी, ऐसे की थी। देखिए ये लिया उन्होंने एक नली, ठीक है, ऊपर वैक्यूम पंप लगाया, नीचे क्या लगाया उन्होंने, हाई वोल्टेज लगाया, एक तरफ कैथोड बनाया, एक तरफ एनोड बनाया। ठीक है, अब जब इसमें करंट देंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली में कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है। जब उन्होंने इसमें करंट फ्लो किया तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड की साइड से, कैथोड क्या है, इधर है, ये नेगेटिव वाला है ना जो, ये कैथोड है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस इधर से ना एक वो निकल रही है, रे निकल रही है, पुंज निकल रही है, किरण निकल रही है। ठीक है, अब ये किरण निकल रही है, ओके, आगे देखिए निकलती है, जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। इधर कैथोड था, इधर एनोड था, इधर एनोड है, इधर, तो इधर से इधर गई वो। ठीक है, और चलती है, और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती है। ओके, और कैथोड के सामने वाली जो कांच की नली है वहाँ पे कैसे हरे रंग से जलती है ये। ओके, कैथोड से निकलने वाली ये अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाई। ठीक, अब ये किरणें कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। कैथोड से निकल रही है इसलिए हमने इसको क्या बोला, कैथोड रेज बोला, कैथोड किरणें बोला। ठीक है, और कैथोड कैसा बनाया था हमने, नेगेटिव बनाया था, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ओके, इनके गुण की बात करें, कैथोड किरणें की गुण क्या होते हैं, तो कैथोड किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। जब कैथोड किरणें पथ में एक ठोस वस्तु रख दी जाती है तो उसके ठीक पीछे उसकी परछाई दिखाई देती है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। जो कैथोड किरणें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो उच्च वेग, हाई वेलोसिटी से गति करती है, क्योंकि इनके मार्ग में रखने वाला पहिया घूमने लग जाता है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ओके, और इसमें क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। काइनेटिक एनर्जी भी होती है और द्रव्यमान यानी मास भी होता है। ठीक, कैथोड किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें एक्स किरणों का उत्पादन करती है। कैथोड किरणों में भेदन क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। कैथोड किरणें एल्यूमिनियम की पतली पन्नी के आर पार निकल सकती है, यानी उसको पेनिट्रेट कर सकती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर सकती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में धन आवेश, ओके, धन आवेश प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ओके, क्यों मुड़ रही है उधर धन आवेश के, ब्रह्मांड का एक नियम है कि अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेंगे या फिर फीमेल मेल को अट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन होता है, इसी प्रकार नॉर्थ और साउथ में भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में हम कोई भी वस्तु निकालें जो अपोजिट है तो उनमें दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। कभी नॉर्थ, जब चुंबक हमने पढ़ा, चुंबक में हम नॉर्थ मिलाते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन जब चुंबक को नॉर्थ से साउथ मिलाते तो चिपकता है। ओके, ऐसे ही हमने देखा जो वो धन आवेश होता है वो ऋण आवेश को आकर्षित करता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, तो जो ये हैं, अगर ये कैथोड किरणें, इनको हमने विद्युत क्षेत्र में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने, तो ये किधर की ओर मुड़ेगी, जिधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश होगा। धन आवेश क्यों उधर क्यों गया, क्योंकि ये खुद क्या है, नेगेटिव है, तो किधर की साइड जाएगा, वो पॉजिटिव वाले की साइड जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो किधर मुड़ता है, साउथ पोल की तरफ। तभी किधर मुड़ता है, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ओके, समझ में आ गया ये चीज। कैथोड किरणों की रचना करने वाले कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो कैथोड किरणें, ये तो एक रे है, किरण मतलब रे, किरण में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल से मिलकर रे बन रहा है उसी को, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है, कैथोड किरणें तो हमने पढ़ा कि जो कैथोड से निकलती है एनोड की तरफ जाती है और ये नेगेटिव होती है और ऐसे मुड़ती है विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में। अब जो ये रे है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, किसने की, जे टॉमसन ने की। ओके, अब आगे चलते प्रोटॉन की डिस्कवरी पे।
अब प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, रदरफोर्ड करते रहते हैं। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, नाभिक की खोज की थी परमाणु में। जो प्रोटॉन की खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, हमेशा याद रखना। गोल्डस्टीन ने कुछ नहीं किया, जो जे थॉमसन ने किया सेम वही उठाया, वही ट्यूब उठाया, लेकिन बीच में क्या डाल दिया, एक उन्होंने क्या डाल दिया, सीड डाल दिया। ऐसी सीड डाली जिसके अंदर होल्स हो रखे थे, यानी छेद हो रखे थे, छिद्र हो रखे थे, वो डाल दिया बीच में। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए पढ़ते हैं। यदि विसर्जन नलिका के बीच एक छिद्रित नलिका का प्रयोग हो, ठीक है, वहां पे क्या किया हमने, होल्स वाला एक छिद्रित नलिका का प्रयोग किया हमने, एवं दाब प्रेशर को हमने क्या किया, कमी रखा, ठीक है, और विद्युत धारा को प्रवाहित किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो क्या होगा, तो इस प्रकार एक किरणें उत्पन्न होती है जो एनोड से कैथोड की ओर चलती है। अब इस प्रकार क्या होती है, एक किरणें उत्पन्न होती है जो एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिव, इधर से जाती है किधर की ओर, कैथोड की तरफ। कैथोड क्या है, नेगेटिव, उधर की तरफ प्रवाहित होती है। ओके, इन किरणों को एनोड किरणें बोलते हैं। इन किरणों को क्या बोलते हैं, एनोड किरणें बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अनेक नाम होते हैं, जैसे कि एनोड किरणों को हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं, ठीक है। कैनाल रेज हमने इसको क्यों बोला, ठीक है, यदि आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो देखिए, हमने क्या डाला था बीच में, एक होल वाली शीट डाली थी जिसमें छिद्र हो रखे थे, और हमने क्या देखा कि जो ये किरणें इस होल के अंदर से गई, होल से पास हुई, ठीक है, होल से पास हुई, तो जो ये होल था, या फिर होल, इसको हम कैनाल भी बोल सकते हैं, होल को क्या बोला हमने, कैनाल। तो ये कैनाल के अंदर से जा रही है, कैनाल या फिर होल के अंदर से जा रही है, तो इसलिए हम इस किरणों को क्या बोल रहे हैं, कैनाल रेज बोल रहे हैं, ठीक है। इट पासेज थ्रू होल्स, जिसको हम कैनाल भी बोल रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है कैनाल रेज, ठीक है, एनोड किरणें बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके गुण देखते हैं, तो धन किरणें सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, पॉजिटिव है ये, ओके, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है इसलिए पॉजिटिव किरणें हैं ये, ठीक है। धन किरणें सूक्ष्म द्रव्यमान से मिलकर बनी होती है और अपने मार्ग में रखे पहियों को घुमा देती है, यानी इनमें भी मास होता है, ठीक है। अतः ये सिद्ध होता है कि किरणों में सूक्ष्म द्रव्यमान से मिलकर बनी होती है तथा इसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, मतलब मास भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, सेम वही चीज़। धन किरणें विद्युत क्षेत्र में किधर जाएगी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किधर जाएगी, ये नेगेटिव आयन की तरफ जाएगी, नेगेटिव आवेश की तरफ जाएगी। और चुंबकीय क्षेत्र में किधर जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी, उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। ओके, अतः धन किरणें धनावेशित किरणें होती है, ठीक है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो हमारी एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणें क्या होती है, हमारी पॉजिटिव किरणें होती है, ओके। और जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो किरणें हैं जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसे प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इन किरणों का वेग, जो इनकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, कैनाल किरणों की जो वेलोसिटी होती है कैथोड किरणों की वेलोसिटी से कम होती है, यानी कैथोड किरणों की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव वाले की ज़्यादा होती है, पॉजिटिव वाले से क्या वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। अब हम तीसरे पार्टिकल को देखते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो न्यूट्रॉन की खोज बहुत ईजिली तरीके से हो गई, उसमें कोई भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज सबसे बाद में हुई, बहुत बाद में हुई, ठीक है। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज परमाणु क्रमांक के बाद हुई, जैसे हमने वो एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको डेफिनेशन दिया एक, उसके बाद इसकी खोज हुई। तो ये अगर कोई कॉमन सेंस वाला इंसान होता तो वो भी खोज सकता था, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा इन्होंने कुछ तीर नहीं मारा चैडविक ने। देखिए क्या हुआ था इसमें, परमाणु क्रमांक हमें पता चला, परमाणु क्रमांक, जैसे कोई एलिमेंट है तो परमाणु क्रमांक हम यहाँ पे लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक के बाद इसकी खोज, परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर उसके एक परमाणु उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञात हो जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, याद रखना। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोई ऐसा भी बोलता है कि एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक उस एलिमेंट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं। तो बात तो सही है, लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है, जो वैज्ञानिकों ने बोला हम उसी को मानेंगे कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये सही है कि हाँ, कि दोनों बराबर होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम बोलेंगे उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने बोला कि प्रोटॉन की संख्या को भी बोलते हैं तो प्रोटॉन की संख्या को बोलेंगे, ठीक। तो देखिए, उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाती है। सभी तत्वों के परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः यह पाया गया कि सभी तत्वों के परमाणु वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से अधिक होते हैं। अतः परमाणु के इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की भांति एक तीसरा कण भी है जो उदासीन है, जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो चैडविक ने क्या किया, जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट हमें पता चल गया कि परमाणु क्रमांक पता चल गया, ठीक है।
परमाणु क्रमांक से हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, तो हम इसका द्रव्यमान बता देंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन है प्लस जितना प्रोटॉन है वो उसका द्रव्यमान होगा, है ना। तो माना इसको जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाला तो वो 10 आया, मान के चलते 10 आया। फिर हमने इसको नॉर्मली ऐसे ही इसको वजन किया, ठीक है, नॉर्मली इसको तोला, तो तब पता चला कि इसका जो वजन आ रहा है वो तो 11 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो चैडविक ने बोला कि इसके अंदर जरूर कुछ ऐसा होगा जिसका तो चार्ज, जिस पे चार्ज तो नहीं है, वो न्यूट्रल है लेकिन उसका मास है। ठीक है, तब किसकी खोज हुई? तब हुई न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज बहुत आसानी से हो गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में मॉडल्स दे रखा है टॉमसन का और रदरफोर्ड का। ये दो मॉडल दे रखा है आपके सिलेबस में। तो टॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल दोनों मैंने आपको करवा दिया है, तो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। कहाँ करवाया था? 10th में करवाया था, तो आप उसे देख सकते हो। टॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम एंड पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, लड्डू वाला मॉडल भी बोलते हैं, बूंदी के लड्डू वाला मॉडल। ठीक है, ईजी है, इसे आप वहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। रदरफोर्ड भी मैंने आपको बताया, रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा कण परीक्षण किया था। ठीक है, अल्फा कण को पास किया था सोने की पन्नी पे, ये वो। ठीक है, उन्होंने देखा था कैसे इधर उधर जा रहे हैं ये। ओके, तो यहाँ से किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी? रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की, नाभिक की डिस्कवरी की थी कि एटम में क्या होता है? नाभिक होता है, एक ठोस नाभिक होता है। ठीक है, तो ये भी आप उस वीडियो से देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप कमियाँ भी देख सकते हो, मैंने कमियाँ भी बताई है। ओके, और आपको अगर वो नहीं देखना तो आप ये PDF से देख सकते हो, PDF मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, थॉमसन और रदरफोर्ड के बाद कौन लेके आए थे अपना मॉडल? बोर लेके आए थे। तो बोर का मॉडल भी मैंने आपको करवाया हुआ है, बोर का मॉडल भी देख सकते हो, तो बोर का मॉडल देख सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मॉडल्स मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, मैंने स्किप किया, आपको स्किप नहीं करना है। यदि आपने इसे तैयार कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने इसे तैयार नहीं किया है तो आप इसे कहाँ से करोगे? 10th की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, 10th की साइंस की, केमिस्ट्री की, वहाँ पे मैंने ये करवा रखा है, सारे मॉडल करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। अब आपके सिलेबस में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब भी था, आइसोबार, आइसोमर। ठीक है, तो इन सबको भी देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसी तत्व में, परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु में उपस्थित धनावेश इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी एलिमेंट में उपस्थित जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका परमाणु क्रमांक। और पॉजिटिव क्या पढ़ा हमने भी? पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यानी जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन के नंबर को परमाणु क्रमांक माना है, ना कि इलेक्ट्रॉन के नंबर को, जबकि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही होता है। तो हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के नंबर को बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बोला कि प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं, धनायन को बोलते हैं, तो पॉजिटिव वाले को मानेंगे, यानी कि प्रोटॉन को ही मानेंगे। ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, जितने भी उसमें पॉजिटिव आयन्स होंगे वो क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परमाणु इलेक्ट्रिक रूप से क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? माइनस होता है। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, इसलिए क्या होंगे? ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और आपके दिमाग में आ सकता है कि न्यूट्रॉन भी तो होता है, तो न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होता है। तो इसलिए जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या? प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नाभिक में एक कण न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, ये बाद में पता चला, किसने बताया था? चैडविक ने, जिसे उदासीन कण भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन, न्यूट्रल होता है ये। ठीक है, अब जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक एंड एटॉमिक नंबर कितना? 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? अब तो न्यूट्रॉन देखिए, पहली बात तो ये किसी एलिमेंट का वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दो चीज़ होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यही दोनों होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो द्रव्यमान जो होता है, किसी भी एलिमेंट का जो द्रव्यमान होता है वो उसका न्यूक्लियस का द्रव्यमान होता है। न्यूक्लियस का जितना भी वेट है, जितना भी द्रव्यमान है, उसी को हम उस एलिमेंट का द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसका जैसे परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक तो आपको पता चल गया कि प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक भार या फिर एटॉमिक मास, वो क्या होता है? जो न्यूक्लियस का भार है। न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है न्यूक्लियस में, ठीक है। अब तो जैसे इसका सोडियम है, सोडियम का जैसे 23 दे दिया आपको कि जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना है 23 है। तो इसमें न्यूट्रॉन बताना है हमें, न्यूट्रॉन। अब आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है वो, न्यूक्लियस में है कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये सोडियम दे दिया, सोडियम का एटॉमिक मास इतना है और इसका जो परमाणु क्रमांक वो कितना है 11 है। तो हम यहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं निकाल सकते, 2 और 1 12 क्या हो गया, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 12। समझ में आया कैसे किया। 11 तो उसका परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो चीज़ होती है सिर्फ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पता है हमें, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 11 है, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इसमें से घटा के। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिए, परमाणु भार या फिर बोलेंगे हम द्रव्यमान, एटॉमिक मास नंबर। देखिए किसी परमाणु के नाभिक में, ठीक है, जो मैंने आपको बोला न्यूक्लियस में, किसी भी परमाणु कोई भी एटम है उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनकी जो नंबर्स होंगे उनका अगर हम सम करेंगे तो जो नंबर आएगा उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो न्यूक्लियस का ध्यान रखना है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। परमाणु भार, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर ही होती है, तो इसकी जगह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, यानी परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको भी हम बोल सकते हैं परमाणु भार। तो ये परमाणु भार के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ये देखिए सोडियम, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 11 क्या है इसका परमाणु क्रमांक और 23 क्या है इसका भार है। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके सिलेबस में समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब है, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए समस्थानिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, किसी तत्व के दो परमाणु, किसी एलिमेंट के दो परमाणु। देखिए एलिमेंट क्या होता है, परमाणुओं से मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाता है, एलिमेंट बनता है। तो एक एलिमेंट के कितने भी एटम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो किसी एक तत्व के, किसी एक एलिमेंट के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तथा परमाणु क्रमांक समान होती है। कोई एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अनेक परमाणु हो सकते हैं। तो माना एक ये परमाणु, एक ये परमाणु, एक ये परमाणु, ठीक है, 3 परमाणु लिया हमने, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें उनकी जो ये तीनों परमाणु लिया हमने, उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास नंबर डिफरेंस हो। तो मास नंबर हम कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। पर परमाणु क्रमांक सेम हो। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखते हैं, तो 1 1 1, ये तीनों क्या है, सेम है। तो नीचे वाला क्या है, सेम है, ऊपर वाला क्या है, डिफरेंस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। इस एलिमेंट के आइसोटॉप है ये। हाइड्रोजन के आइसोटॉप पूछा जाए तो क्या होगा, 1H1 1S2 1S3, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है, ये होते हैं इसके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ओके। दूसरी चीज आती है आइसोबार, जिसको हम बोलते हैं समभारिक। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान, अब यहाँ पे एक यही कैच है, इसमें क्या ले रहे हैं हम, एलिमेंट अलग अलग ले रहे हैं। उसमें हमने क्या किया था, समस्थानिक में एलिमेंट तो एक ही था, हाइड्रोजन ही था, लेकिन उसके अलग अलग परमाणुओं को ले रहे थे हम। पर यहाँ पे हमने अलग अलग एलिमेंट को लिया, यहाँ आर्गन लिया, यहाँ पोटेशियम लिया, यहाँ कैल्शियम लिया, तो जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका भार समान हो, जिनका भार क्या हो, समान हो। देखिए एटॉमिक मास क्या है, सेम है, 40 40 40 सबका है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंस है, देखिए इसका 18 है, इसका 20, इसका 19, ठीक है। तो परमाणु भार जिसका सेम है उसको बोलते हैं समभारिक, ठीक है, या फिर आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको याद कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको, ट्रिक दे दूंगा। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स, नाम से पता चल रहा है, जिस ऐसे तत्व, भिन्न भिन्न तत्व, इसमें भी क्या होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु में नाभिकों, जिनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस और सल्फर। तो देखिए अगर मैं सिलिकॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूँ कितना आएगा, 16। यहाँ निकालूंगा तो यहाँ पे भी 16 आएगा, यहाँ निकालूंगा यहाँ पे भी 16। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, 16 16 16 आ रही है, ठीक है। इसमें देखिए प्रोटॉन कितने, 14। इसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने, 14। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने, 15, और इसमें कितने, 16 16। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, 30 में से 14 गया, 16 16 16। तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, उन्हीं को बोलते हैं हम आइसोटोन या फिर सम न्यूट्रॉनिक। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो एक ये ट्रिक है इंग्लिश वालों के लिए, पहले आइसोटॉप पहले लिखना है आपको, आइसोटोप्स, आइसोबार,
BARS आइसोबार्स, और एक क्या था आइसोटोन, आइसोटोन्स। ठीक है। अब ट्रिक क्या है इसमें, ये जो लेटर लिखा आपने, इसके लास्ट से आपको थर्ड लेटर देखना है, तीसरा अक्षर देखना है। इसके लास्ट से तीसरा अक्षर क्या है, P, इसके लास्ट से तीसरा अक्षर क्या है, A, इसके लास्ट से तीसरा अक्षर क्या है, N। ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है ना, प्रोटॉनों की संख्या सेम, यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो सेम। ठीक है। आइसोबार में ए से क्या, ए से आपको याद आना चाहिए AMU में किसको मेजर करते हैं, मास को करते हैं। तो आइसोबार में क्या होगा, जो उसका मास होगा, एटॉमिक मास, वो क्या होगा, बराबर होगा। और एन से क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें बराबर होगी। तो एक ये ट्रिक हो गया। ठीक है। एक और बताता हूँ मैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने बस इसको याद कर रखा है आइसोबार को। देखिए हम गणित पढ़ा है हमने, गणित में हम बार कहाँ लगाते हैं, जैसे एक्स बार हम हमेशा ऊपर लगाते हैं, है ना, ऊपर लगाते हैं, तो ये बार। और हमने ये भी देखा, जैसे ये कोई एलिमेंट है तो ऊपर में जो हम लिखते हैं ये क्या होता है, मास होता है। तो आइसोबार मतलब ये ऊपर वाला क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो ऐसे याद कर रखा है मैंने आइसोबार। अब आपको एक पता चल गया, आइसोबार ऊपर वाला होता है, यानी कि उसका जो मास होगा वो बराबर होगा आइसोबार में। तो आइसोटोप यानी जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होगा, और आइसोटोन तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन बराबर होगा। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये तीनों। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो हमने जो अपना टारगेट फिक्स किया था वहाँ तक पहुँच गए। अब हम वापस चलते हैं सिलेबस के पास। ओके, तो देखिए हमने अभी क्या क्या कर लिया सिलेबस में। डिस्कवरी देख लिया हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटॉप, आइसोबार। ठीक है। थॉमसन का मॉडल देख लिया, रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया, और लिमिटेशन देख लिया। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल ये नहीं देखा। ठीक है। तो ये हम यहाँ से इतना बच गया है। ओके, तो जो आपका ये पोर्शन है जो अभी बच गया है आपका यहाँ से, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल से लेके आपका यहाँ तक, इसमें जितने भी टॉपिक लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है। आपने ये सिलेबस निकाल लिया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे पढ़ना है। सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हो तो कोई नहीं, आपको आधा घंटा लगा के इस सबको नोट कर लेना है पेपर पे। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया, काट देना है इसे काटते रहना है, जो पढ़ लिया उसको काटते रहना है। इस प्रकार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।